इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 लेक्चर हम बना चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है उसमें उसकी डिटेल के बताया गया है किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्क करती है और इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, और इसी चैप्टर का हम आगे बढ़ते हैं और उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो जो मेन टॉपिक है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आपके पास 2 तरह के सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ये आपकी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की जो भी एनर्जी होती है, जो भी एनर्जी होती है उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, जैसे आपका कोई भी रिएक्शन हो रहा है वो अपने आप से अगर हो जा रहा है, उसे आप इनिशिएट करने के बाद करवा ले रहे हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। जैसे आप कैंडल जला देते हैं, कैंडल जला देने के बाद वो जलती रहती है, उसे बार बार आपको एनर्जी नहीं सप्लाई करनी पड़ती, तो ऐसे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाता है। जो रिएक्शन एक बार चालू हो जाए और उसे बार बार इनिशिएट करने की जरूरत ना पड़े, एक बार चालू हो जाए तो फिर चलते रहे जब तक आपके पास रिएक्टेंट बचा रहे। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी केमिकल एनर्जी है, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऐसी सेल जो होती है, ऐसा डिवाइस जो होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या द डिवाइस विच कन्वर्ट स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द डिवाइस विच कन्वर्ट स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल आएगी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसका जस्ट रिवर्स केस है, और जब आएगी तो उसे डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल तो मॉडर्न सिलेबस में शायद इलेक्ट्रोलिटिक सेल हटा ही दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन है, जैसे कि मॉडर्न सिलेबस में आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको पढ़ना है, ईएमएफ पढ़ना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है, और उसके बाद जो आगे के टॉपिक हैं वो आपको बताए जाएंगे, जैसे कंडक्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। कंडक्टेंस कैसे इफेक्ट करता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हम उसे पहले थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती क्या है? तो पहले आपको पता ही दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती क्या है। अब इसका एक एग्जाम्पल, हम जो एक सेल है उसका नाम होता है डैनियल सेल, और डैनियल सेल के एग्जाम्पल से हम इसे चालू करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक सेल बनाने के लिए आपके पास 2 तरह की चीज़ें तो होनी चाहिए कि एनोड कैथोड। तो यहाँ पे हमने किया क्या है इस सेल को बनाने के लिए? तो यहाँ पे हमने ये जो दिखाई पड़ रहा है ये आपका ये जिंक रॉड है। जिंक की रॉड, जिंक मेटल होता है, इस मेटल की रॉड है। उसके बाद ये जिंक सल्फेट, जिंक के ही कोई साल्ट का सोल्यूशन है। जिंक क्लोराइड भी हो सकता है, जिंक ब्रोमाइड भी हो सकता है, जिंक सल्फेट भी हो सकता है, जिंक एसीटेट भी हो सकता है। तो ये आपका सोल्यूशन कंटेनिंग जिंक सॉल्ट। अब मानने के लिए हमने ZnSO4 मान लिया, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये जिंक रॉड लगी हुई है। दूसरे एंड पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपका कॉपर, ये सोल्यूशन कंटेनिंग कॉपर सॉल्ट या कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये सोल्यूशन है, यहाँ पे ये सोल्यूशन है, यहाँ पे आपने जिंक की रॉड यूज़ की है, यहाँ पे आपने कॉपर की रॉड यूज़ की है। ये ब्लू कलर का होगा, ये ट्रांसपेरेंट कलर का होगा। यहाँ तक तो सब कुछ सही है। और यहाँ पे उसके बाद जो होने वाला है, तो यहाँ पे आपको किस तरह से इसकी सेटिंग बनाई जाती है, किस तरह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमको। तो यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में सब लोग जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही होता है रिडक्शन। RED मतलब होता है रिडक्शन, OX मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन ही इसकी पूरी, रिडॉक्स रिएक्शन इसकी पूरी बेस है। तो यहाँ RED यहाँ तक आप देखिए तो ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा होगा, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन। जब भी आपका रिडक्शन होता है तो आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जब भी आपका ऑक्सीडेशन होता है तब आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होगा, और तब आपका रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो जो लूज करने वाला होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो गेन करने वाला वो इलेक्ट्रॉन अडॉप्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ पे हमको रिडॉक्स रिएक्शन करवाना है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और वही फ्लो को हमको रीड करना है। इसी से हमको कंक्लूड हो जाएगा कि ये सेल है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये सब आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ से ये जो जिंक है, तो यहाँ पे आपका जिंक के आयन होंगे इस तरह से, ठीक है, Zn2+। अब इसके साथ मान लेते हैं SO4 है, तो SO4 2- ये होगा। और जब ये सेल ऑपरेट नहीं कर रही तो इसका ये Zn2+ जितने होंगे उतने ही SO4- होंगे। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं Cu2+ और SO4 2-, ये दोनों भी बराबर ही होंगे, ये दोनों भी बराबर ही होंगे। अब यहाँ पे आपका ये होता है, इस जगह आपका ऑक्सीडेशन होता है और इस जगह आपका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे
यहाँ इस जगह पे आपका ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो रोको क्या आपका, चलो करें यहाँ पे होगा क्या, ये जो जिंक का पेटल है, ये जिंक का पेटल डिजॉल्व होने लगेगा। अब ये जिंक का पेटल, जैसे जिंक लिखा आपने, ये जिंक Zn2+2++2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये जो जिंक का पेटल है ये ऑक्सीडाइज होने लगेगा और धीरे धीरे ये सोल्यूशन में आने लगेगा। सोल्यूशन में आने लगेगा तो ये धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेगा और ये प्लेट थोड़ा धीरे धीरे आपकी पतली होने लगेगी, ठीक है। और यहाँ से डिजॉल्व हुआ, Zn2+ इसमें सोल्यूशन में आ गया। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसी के ऊपर रह गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन पानी की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, अब इसका रीजन बताते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कॉपर है और कॉपर सल्फेट है Cu2+। अब यहाँ पे ये Cu2+, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो ये मूव कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव इस वजह से करेंगे, ये जो Cu2+ है ये इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है Cu2+। तो Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu, और Cu में कन्वर्ट होते ही सीधे ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज़ किए, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने एक्सेप्ट किए, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर रिडक्शन होता है, जो लूज़ करता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव दूसरे सेंस में भी आप इस तरह से बता सकते हैं कि यहाँ से Cu2+ था और ये इस रॉड पे डिपॉजिट हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक न्यूट्रल पे डिपॉजिट हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये सोल्यूशन है आपका, सोल्यूशन घोल जो न्यूट्रल था, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये सोल्यूशन था, ये जो घोल था, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, निगेटिव। तो ये जो निगेटिव एंड होता है इसे हम लोग एनोड कहते हैं, एनोड, और ये जो पॉजिटिव एंड होता है इसे हम कैथोड कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और यहाँ पे हमेशा के लिए याद कर लीजिए ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो एक एंड को आप याद कर लेंगे तो दूसरा एंड आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सब तो ठीक है, तो यहाँ पे हम स्विच लगाते हैं, स्विच जैसे हम ऑन करते हैं वैसे ही करंट फ्लो कर जाता है, और करंट फ्लो करने के लिए हमारी डिवाइस लगाते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं, और वोल्ट मीटर आपकी रीडिंग जैसे उसमें डिफ्लेक्शन होता है तो इसका मतलब वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, और कितनी वोल्टेज होती है वो भी कैलकुलेट कर देता है। अब यहाँ पे ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो सेल है ये ऊपर तो इसके थ्रू जुड़ गई है, मतलब एक्सटर्नली ये जुड़ी है इस तार के थ्रू, ठीक है, या इस स्विच के थ्रू जुड़ी हुई है एक्सटर्नली, मगर इनको इंटरनली जोड़ने की भी ज़रूरत पड़ती है, और इंटरनली जब तक आप नहीं जोड़ेंगे तब तक आपकी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बिना सर्किट कंप्लीट किए इस तरह से भी फ्लो कर जाते हैं, मगर जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो प्रॉब्लम क्या होती है और उसके बाद शार्ट ब्रिज की कैसे ज़रूरत पड़ जाती है। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये जैसे जिंक यहाँ से Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर एक्युमुलेट हुए, तो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आ चुका है, निगेटिव चार्ज आ चुका है। और अगर आप देखिए तो यहाँ पे सोल्यूशन को आप देखिए तो सोल्यूशन आपका यहाँ Zn2+ पाने के बाद तो यहाँ पे नंबर ऑफ Zn2+ इंक्रीज कर गए होंगे, जितने पहले थे उससे एक तो आपका यहाँ से इस सोल्यूशन से इस रॉड से इसके अंदर आया तो एक Zn2+ आपका बढ़ गया होगा। एक Zn2+ बढ़ने की वजह से सोल्यूशन आपका इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, सोल्यूशन आपका इस वक्त पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है और ये निगेटिवली चार्ज है। अब यहाँ से दूसरा जब Zn2+ इसमें आएगा तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो ये इसे क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब ये नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब यही चीज़ आप इसमें देखिए, यहाँ पे आपको मालूम है कि एक Cu कम हो गया है तो SO4 2- मतलब निगेटिव चार्ज 2 यूनिट का सोल्यूशन के पास आ गया है, ये आपका सोल्यूशन निगेटिवली चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पे आपका 2 यूनिट का निगेटिव चार्ज आ चुका है सोल्यूशन के अंदर, और जैसे ही फिर से कॉपर यहाँ से वापस जाएगा तो 2 यूनिट का निगेटिव चार्ज और क्रिएट हो जाएगा इसके ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज इस सोल्यूशन से इस रॉड को इस रॉड से Cu2+ आयन Zn2+ आयन को इस सोल्यूशन में नहीं आने दे रहा, और यहाँ पे कॉपर Cu2+ को इस रॉड पे डिपॉजिट नहीं होने दे रहा, यही निगेटिव चार्ज।
यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं होने दे रहा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं होने दे रहा। तो ये आपका एक अपोजिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे आपका सेल रिएक्शन या आगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर पाएंगे, तो अब हमको करना क्या है कि ये जो सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो हमको इस सोल्यूशन को न्यूट्रल बनाना है। इस सोल्यूशन को, ये सोल्यूशन जब न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर से ये बैरियर खत्म हो जाएगा और फिर से ये इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेगा। वो आयन लूज करके Zn2+ इसमें आने लगेगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे ये फिर से इसमें जाने लगेंगे। ठीक है, तो हमको इस सोल्यूशन को न्यूट्रल करना है। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया जाता है। एक सॉल्ट का ब्रिज होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम एक सॉल्ट ब्रिज ले लेते हैं NaCl। तो NaCl एक सॉल्ट है। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। भाई यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो इसको क्या किसकी ज़रूरत है? नेगेटिव की ज़रूरत है। और यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव की ज़रूरत है। इस पर्टिकुलर में केस में देखें तो यहाँ पे इसको 2 Cl- की ज़रूरत है, 2 Cl-, और इसे देखें तो 2 Na+ की ज़रूरत है। और जैसे ये 2 Na+ यहाँ पहुँचेगा, जैसे 2 Cl- यहाँ पहुँचेगा, फिर से ये सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसे ही सोल्यूशन न्यूट्रल होगा फिर से दूसरा जो जिंक का आयन है वो जिंक का आयन फिर से इसके अंदर आएगा। जिंक का मेटल इस आयन में कन्वर्ट होगा Zn2+ में, Zn से Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे वो निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे। फिर इधर की तरफ जब आने के बाद यहाँ से एक Cu2+ इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा और फिर से ये Cu में कन्वर्ट होकर यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। ये रॉड धीरे धीरे आपकी गलती रहेगी और ये आपका कॉपर पे धीरे धीरे डिपोजिशन बढ़ता रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है और इसमें कॉन्टिन्यूसली 2-2 इलेक्ट्रॉन करके फ्लो होते रहेंगे। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी। और ये जो सेल है इसी को गैल्वानिक सेल, वो डैनियल सेल कहा जाता है। इसका पोटेंशियल जो मेजर करके आता है वो 1.1 वोल्ट आता है। ठीक है, तो ये आपको एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल बताया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसी तरह वर्क करती है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन ये होता है टू मेंटेन द एक्सटर्नल सर्किट। मतलब ये एक्सटर्नल सर्किट को मेंटेन करता है या बनाता है। इंटरनल सर्किट सेल में बनाता है। और दूसरी चीज़ है इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन द 2 सोल्यूशन। तो ये दोनों सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए भी यूज़ करता है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सोल्यूशंस। और दूसरा है ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होता है। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आपको शायद समझ में आ गया हो। ये जो वर्किंग है इसकी ये भी आपको शायद समझ में आ गई हो। फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये 1.1 वोल्ट आपको करंट देता है। अब जब आप कोई एक्सटर्नल एजेंट से एनर्जी प्रोवाइड करना चालू कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें कहीं से आप एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी, तो आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में 3 फिगर बनी हुई है। उसमें तीनों में डिटेल में बताया गया है कि किस किस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस जिंक से आपका कॉपर की तरफ है, जिंक से कॉपर की तरफ है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप फ्लो पूछा जाए तो कॉपर से जिंक की तरफ है। तो ये कन्वेंशन है, माना जाता है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अब यहीं पे आप पोटेंशियल एक अलग से बैटरी लेके चले आइए और यहाँ पे आप एक अलग से बैटरी लेके आए हैं, एक्सटर्नल बैटरी आप लेके आए हैं और यहाँ पे आप उसका निगेटिव एंड लगा दीजिए, यहाँ पे उसका पॉजिटिव एंड लगा दीजिए। अब जब तक उसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम होगा, ई एक्सटर्नल, ई लिख दे रहे हैं, ई एक्सटर्नल। तो ई एक्सटर्नल जब बाहर का जो पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से कम होगा तो ये रिएक्शन चलता रहेगा। हाँ, थोड़ा स्लो हो जाएगा मगर ये रिएक्शन चलता रहेगा। जब आपका ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अटेन कर जाएगा। मतलब इस वक्त करंट फ्लो नहीं करेगी और ये वोल्ट मीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। और जब आपका पोटेंशियल ये ग्रेटर हो जाएगा, ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देगी। तो मतलब तब ये होगा कि यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आने लगेगा। ठीक है, तो जब आपका पोटेंशियल इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स होने लगेगा। और उस केस में क्या होगा, यहाँ से कॉपर जो है, कॉपर की रॉड डिजॉल्व होकर कॉपर Cu2+ आयन बनाएगी और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
वो जिंक की रॉड पे आएंगे, यहाँ से जिंक के जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक पे डिपॉजिट होने लगेंगे। तो इसका मतलब इसी तरह से प्रोसेस होता है। जैसे आपके यहाँ जो इन्वर्टर की बैटरियाँ होती हैं तो पहले तो वो डिस्चार्ज होती हैं, तो डिस्चार्ज होने में ये पहला वाला प्रोसेस होता है, और जब हम उसे रिचार्ज करते हैं तो हम ज़्यादा पोटेंशियल लगाते हैं। इन्वर्टर में जो इन्वर्टर का चार्जर होता है वो तो वो पोटेंशियल या जो एक्सटर्नल वोल्टेज है उसे बढ़ाता है, और जब वो ज़्यादा वोल्टेज का देता है तो ये आपका रिवर्स प्रोसेस चालू होता है। तो जो भी चीज़ डिपॉजिट हुई हो, जैसे जिंक ये गल गया है तो आप चाहते हैं जिंक की रॉड फिर से बन जाए, और आप चाहते हैं यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो गया, ये कॉपर फिर से सोल्यूशन में आ जाए, तो ये चीज़ फिर से हो जाएगा, कॉपर फिर से सोल्यूशन में आने लगेगा, और जिंक फिर से डिपॉजिट जो हुआ था, मतलब जो आपका डिज़ोल्व हो गया था, वो फिर से यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो यही आपका प्रोसेस होता है कि इन्वर्टर की बैटरी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। तो जो प्रोसेस आपका चार्जिंग में होता है उसका जस्ट इन्वर्स प्रोसेस होता है आपका डिस्चार्जिंग में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा चार्जिंग क्या होती है, डिस्चार्जिंग क्या होती है, इन्वर्टर कैसे वर्क करता है। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है, और अगर इसका पिछले वाला केस देखा जाए तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जांपल है, क्योंकि ये रिएक्शन तो आपका स्पॉन्टेनियस था, अपने आप होता था, मगर वो जो दूसरा रिएक्शन है कि वो कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो जिंक पे डिपॉजिट होने लगेगा, या कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जिंक की तरफ जाने लगेगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इसके लिए आपने एक्सटर्नल एनर्जी लगाई है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी जब तक आप सप्लाई करेंगे तब तक ये प्रोसेस चलेगा। तो दूसरा वाला जो केस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जांपल है, और जो पहला वाला केस जिसे अभी हमने डिस्कस किया था वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है। पहले वाले केस में आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। जो केमिकल रिएक्शन क्या है कि कॉपर का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का आपका रिडक्शन हो रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब आगे आपके पास जो टॉपिक है उसका नाम है गैल्वानिक सेल। तो यहीं पे गैल्वानिक सेल क्या होती है, तो ये तो डैनियल सेल एक प्रॉपर एग्जांपल था। जब हम एनोड जिंक का यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप कॉपर का एनोड कैथोड यूज़ करेंगे तो जो सेल बनती है उसका नाम डैनियल सेल होता है। और इसी तरह के आप कम्बिनेशन अलग, जैसे यहाँ पे सिल्वर ले लिया, यहाँ पे आपने कॉपर ले लिया, यहाँ पे आपने जिंक ले लिया, यहाँ पे आपने गोल्ड ले लिया, या इसी तरह के आप अलग अलग सोल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ पे जिंक ले लिया, यहाँ पे आपने कैडमियम ले लिया, तो अलग अलग तरह के आप इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, अलग अलग तरह के सोल्यूशन यूज़ करेंगे, तो इस तरह के सेल को गैल्वानिक सेल कहा जाता है या वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। तो 3 नाम होते हैं, कोई भी डैनियल सेल जो होगी वो गैल्वानिक सेल होगी ही, वो डैनियल सेल होगी, कोई भी डैनियल मतलब कोई भी सेल जो इस तरीके की है वो आपकी किस केस में आएगी, गैल्वानिक सेल के केस में आएगी या वोल्टाइक सेल के केस में आएगी। और इसी के एक प्रॉपर एग्जांपल है आपका डैनियल सेल। बस डैनियल सेल का जब भी नाम लिया जाए तो आप समझ लीजिएगा जिंक और कॉपर के बीच में रिएक्शन होने वाला है, और किसी का नाम लिया जाए तो वो आपका गैल्वानिक सेल के रेंज में आ जाएगी। ठीक है, तो गैल्वानिक सेल आप समझ लीजिए रेंज है, और वो डैनियल सेल उसका एक सबसेट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे चलते हैं, जो टॉपिक है हमारा गैल्वानिक सेल। तो गैल्वानिक सेल के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। रुक जाओ, चालू करते हो, चालू लो यार। ठीक है, तो इसके बाद जो टॉपिक है आपका गैल्वानिक सेल है। गैल्वानिक सेल हम इसके आगे वाले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में जितना आपको पढ़ाए हैं उसमें अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।